हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान शुरू करेंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसको हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? किसी भी पदार्थ से नए पदार्थ का बनना, रंग में परिवर्तित होना, पदार्थ के ताप में परिवर्तन होना, पदार्थ के दाब में परिवर्तन होना, इन सभी कंडीशन पे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा होता है वे अभिक्रियाएं जिनमें ताप, दाब, पदार्थ की अवस्था, रंग इत्यादि में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे खाना खाते हैं, खाना पचता है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे सांस लेते हैं, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक तीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से एक तीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह जो तीर होता है यह रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताता है, अर्थात ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया इधर से उस दिशा में हुई है। इस तीर के दाईं ओर जो लिखा जाता है उसे उत्पाद कहते हैं, और इस तीर के बाईं ओर जो लिखा जाता है उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लिया जाता है उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लें हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर के क्या बनता है? जल H2O बनता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे अभिकारक हैं, और ये जो जल है ये हमारा क्या है? उत्पाद है। जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक हो या दो या दो से अधिक उत्पाद हो तो उनको प्रदर्शित करने के लिए दोनों के बीच में एक धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ था, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही इधर और कोई पदार्थ बनता तो हम प्लस चिन्ह के साथ उसको भी लिख लेते। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था को व्यक्त करने के लिए उस पदार्थ के आगे छोटे ब्रैकेट में स्मॉल g, स्मॉल l, s और AQ लिखा जाता है। यदि छोटे ब्रैकेट में G लिखा हुआ है तो वह पदार्थ गैस अवस्था में होगा। यदि L लिखा हुआ है तो द्रव अवस्था, यदि S लिखा हुआ है तो सॉलिड ठोस अवस्था, और यदि AQ लिखा हुआ है तो यह जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है। तो ये जलीय विलयन होता है। इस प्रकार से हम लोग पदार्थ की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए उसके आगे छोटे ब्रैकेट में प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को, यही जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को एक समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक शब्द समीकरण और एक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण में जैसे कोई भी पदार्थ अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यदि इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखना होता तो हम लोग इस प्रकार से लिखते, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से अगर लिख दें तो यह शब्द समीकरण कहलाता है। यदि
इसको जो पदार्थ प्रयोग किए हैं अगर उसके प्रतीक को लिख दिया जाए, यौगिक का सूत्र लिख दिया जाए, तो वह रासायनिक समीकरण हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। तो Mg के आगे यस लिख दिए, मतलब मैग्नीशियम ठोस अवस्था में। प्लस किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से O2, और ये किस अवस्था में? गैस। और गिब्स क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इस प्रकार से लिख दें तो यह रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। अब रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऐसे समीकरण जिसके दोनों तरफ अर्थात अभिकारक और उत्पाद में सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु, यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु और इधर 1 परमाणु, अतः यह संतुलित समीकरण नहीं है। यदि हम इसको इस रूप में लिख दें तो अब हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम 2 परमाणु और उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 परमाणु और ऑक्सीजन 2 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने? 2 परमाणु। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर हो जाएं तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सभी परमाणु बराबर होने चाहिए। असंतुलित में ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। लिख देते हैं एक एक एग्जाम्पल, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, संतुलित किए तो 2 और 2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि हम इसको इस प्रकार से H2O2 गिव्स H2O लिख दिए तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें परमाणु को गिनना भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 2 परमाणु और इससे 2 से गुणा, तो इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो दोनों परमाणु बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ भी 2, परंतु इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, अर्थात वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमको पढ़ने हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जबकि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो जब संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, अर्थात प्रारंभ में जितने हमारे पास अभिकारक की मात्रा है उतना ही उत्पाद की भी मात्रा रहेगी, परंतु असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इसमें अभिकारकों का द्रव्यमान कुछ होता है और उत्पाद का द्रव्यमान कुछ होता है, जो कि असंभव है। इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। देखते हैं कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है। यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि पढ़नी है वह विधि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। देखते हैं क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करने हैं देखें।
ये हमारे पास है कोई अभिक्रिया जैसे कार्बन और ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे हमें संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, या पहले से समीकरण संतुलित है कि नहीं। सबसे पहले जो भी पदार्थ दिया होगा, यौगिक दिया होगा, हम उसके आगे एक बॉक्स लगाएंगे और इस बॉक्स के पहले ही यदि हमें संख्या घटाना बढ़ाना है तो यहाँ पर ही हम संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की संख्या में कोई परिवर्तन करना है तो हम यहाँ ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे CO2 है, यदि इसकी संख्या में परिवर्तन करना है तो यहाँ हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये नहीं कि कार्बन की संख्या बढ़ानी है बस हम यहाँ पर लिखने लगे कि इतना बढ़ा दिए हो गया। यहाँ पर हम अंक को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वहाँ अंक लिखने से यौगिक परिवर्तित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड था, कोई दूसरा यौगिक प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, ऑलरेडी ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और एग्जाम्पल ले लें हम लोग, जैसे H2 और प्लस O2 और गिब्स हो गया H2O। यदि इसे संतुलित करना है तो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, बराबर है। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर एक को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 से गुणा कर दिए, 2 ऑक्सीजन बना। 2 ऑक्सीजन बनने के बाद जब गुणा किए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसे 4 बनाने के लिए इसके आगे 2 से गुणा कर दिए। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ एक मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, एक है इधर, एक को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किए। जब 2 से गुणा किए तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया, तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिए। अब हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड है और हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl। ये हमारे पास संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1। यदि कोई समूह एक साथ दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहा हो, जैसे यहाँ सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट, तो उसे एक ही साथ गिनने की कोशिश करेंगे। अलग अलग गिनेंगे तभी भी हो जाएगा, एक साथ गिनेंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा। यहाँ SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1। हम देख रहे हैं इधर Cl2 है और इधर Na2, इधर एक Na और एक Cl है। यदि हम इसके आगे 2 से गुणा कर दें तो इधर भी 2 Na और यहाँ भी 2 Na, इधर 2 Cl और यहाँ भी 2 Cl। हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस प्रकार से और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग संतुलित कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं हम लोगों को, पढ़ने एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब संयोजन या योगात्मक क्या है, योगात्मक मतलब एडिशन और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का सेंस हम क्या समझते हैं, कॉम्बिनेशन माने कंबाइन कर देना, मिला देना। तो जब हमारे पास कई पदार्थ हों, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हों, यदि हम उनको मिला करके एक कर दें तो यही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है या योगात्मक कहलाता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक है और उत्पाद है। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों और हम उनको मिला दें और वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद बनाएं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, परिभाषा दे लेते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यदि इसका मैथमेटिकल रूप देखें तो ये है A और प्लस B, 2 पदार्थ हो गए और यदि ये मिलकर के AB बना लें तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है। हम लोगों ने अभी देखा H2 और O2 मिल करके H2O बना लिए।
इसको अभिक्रिया लिखते टाइम संतुलित अभिक्रिया ही लिखेंगे हम लोग, संतुलित कर दिया जाएगा। तो संतुलित करने के लिए 2 है तो यहाँ 2 और इससे 4 हो गया, यहाँ 2 संतुलित हो गया। और एक आध एग्जाम्पल देखना चाहें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो N2 और H2 मिल करके NH3 बनाते हैं। 2 N है तो 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया 3, ये संतुलित हो गया। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। कोई पदार्थ, जैसे हमारे पास ये पेन है, एक है, यदि ये टूट जाए अर्थात ये हमारे पास जो पेन था वो वियोजित हो गया, टूट गया, तो इसमें क्या होगा? वियोजन में हमारे पास पदार्थ एक है, यदि ये अभिक्रिया करके टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाए, बट जाए, तो इसी को वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास AB है और ये टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों A और B में वियोजित हो गया, इसी को वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन 3 प्रकार से संभव है। एक ऊष्मा दे करके जिसे ऊष्मा वियोजन कहते हैं, एक प्रकाश दे करके जिसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, और एक विद्युत दे करके जिसे विद्युत वियोजन या विद्युत विघटन कहते हैं। सबके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले ऊष्मा वियोजन। तो ऊष्मा वियोजन क्या है? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसको ऊष्मा देने पर या गर्म करने पर वह टूटती है, वियोजित होती है, उसे ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, यदि हम इसको ऊष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है, यह ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। इसी में हम लोग और देख लें विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अर्थात ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसको वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह टूटे, वियोजित हो जाए, उस अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लें, हमारे पास H2O है जल, जब इसको हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत देंगे, तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। बैलेंसी जरूर कर लेंगे तो 2 हो गया और ये 2 हो गए, ये हो गए हमारे बैलेंसी। ऐसे अगला हमारे पास है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, तो प्रकाश वियोजन क्या है? ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में वियोजित हो जाती है, टूट जाती है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास AgCl हो, AgBr हो, यदि हम इसके ऊपर सूर्य का मंद प्रकाश गुजारें, मंद प्रकाश, तो यह टूट करके Ag में, सिल्वर में और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाते हैं। बैलेंसी देखिए, 2 यहाँ है 2 और 2 इससे ये हो गए 2। ये हमारे पास है प्रकाश वियोजन के लिए एग्जाम्पल। अगले हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? कोई हमारे पास एक परमाणु हो, वह किसी यौगिक में दूसरे परमाणु को अगर उसके स्थान से अलग कर देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसा है, यदि हमारे पास पदार्थ है A और एक हमारे पास यौगिक है BC, यदि ये अभिक्रिया किया और A B को यहाँ से विस्थापित करके AC और B बना दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा है, यदि कोई परमाणु या पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से किसी परमाणु को विस्थापित कर देता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या हम परिभाषा इसको इस प्रकार भी दे सकते हैं कि यदि कोई अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु
किसी दूसरे यौगिक से कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया तभी संभव है जब A की क्रियाशीलता B से अधिक होगी। जब A की क्रियाशीलता B से अधिक होगी तभी यह अभिक्रिया संभव है, अदरवाइज यह अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे हम लोग देख लें, जैसे हमारे पास है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाता है। ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल है। यदि इसी अभिक्रिया में जिंक सल्फेट कॉपर से अभिक्रिया करता तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। रीजन क्या है? कोई अभिक्रिया नहीं होता। रीजन ये है क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता जिंक से कम होती है, इसलिए क्रियाशीलता के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता के क्रम को हम लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, कनक मांगे एल्युमिनियम जिंक, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे क्रियाशीलता को। ये क्या है? कनक का K से हो गया, ना का Na हो गया, क का Ca हो गया, मांगे का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, फिर का Fe, लेड का Pb, है का हाइड्रोजन, कॉपर का Cu, है का Hg, और ये हो गया सिल्वर Ag, और ये हो गया गोल्ड। ये हमारे पास क्रम हो जाते हैं क्रियाशीलता का। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील गोल्ड होता है, Au होता है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जिंक जो है वह कॉपर से ऊपर है। जो तत्व ऊपर होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता घटेगी। यह क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे पास हो जाते हैं क्रियाशीलता के क्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के आदान प्रदान से होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर दो लोग, एक दूसरे के स्थान पे जाएगा तो दूसरा पहले के स्थान पर होगा। जैसे हमारे पास AB और CD, ये हमारे पास कोई यौगिक होते जिसमें A पॉजिटिव है, B निगेटिव, C पॉजिटिव है और D निगेटिव। हम सभी कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि सदैव यौगिक का निर्माण तभी होता है जब विपरीत आयन मिलते हैं। यदि A पॉजिटिव को विस्थापित कर दे, जैसे A C के स्थान पर C A के, या निगेटिव को विस्थापित कर दे B D के स्थान पर और D B के, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ C हो गया तो ये बन जाएगा CB और प्लस बन जाएगा AD। अगर इस प्रकार से अभिक्रिया होती है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसमें याद कर लें, एक एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। जैसे हमारे पास है BaCl2 और प्लस Na2SO4, गिब्स बनता क्या है? BaSO4। अब यहाँ Ba ने Na को विस्थापित किया तो BaSO4, ये Na Ba को विस्थापित करेगा तो बनेगा NaCl। बैलेंसी के लिए 2 कर दिए, ये हमारे पास संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारे पास थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है उसे हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले उपचयन और अपचयन समझते हैं। उपचयन का मतलब क्या होता है?
ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और अपचयन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो उपचयन में होता क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, ये होता है उपचयन और अपचयन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अर्थात ऑक्सीजन में वृद्धि तथा अपचयन अर्थात ऑक्सीजन में कमी दोनों साथ साथ होते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन में कमी भी हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CuO और प्लस H2 ये हमारे पास है। अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? चूंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया भी होती है। तो ये हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित करके H2O और ये कॉपर बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यहाँ उपचयन हो गया। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन में कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि और यहाँ अपचयन हुआ अर्थात ऑक्सीजन में कमी हुआ, ऑक्सीजन में कमी। तो ये हमारे पास हो गया उपचयन भी और अपचयन एक साथ, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम लोगों का जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ये हो गया। होता क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कराया है, इसलिए हाइड्रोजन अपचायक पदार्थ कहलाएगा। तो जिस पदार्थ का उपचयन होगा वह अपचायक पदार्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ अपचायक पदार्थ है क्या? अपचायक पदार्थ है हाइड्रोजन। यहाँ पर जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह दूसरे का उपचयन कराता है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। इसलिए इस पदार्थ को जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो ऑक्सीकारक पदार्थ है पर ऑक्साइड CuO। तो CuO हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ है और H2 हमारा क्या है? अपचायक पदार्थ है। बस एक दो पॉइंट और बचे हैं, उसे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन का दैनिक जीवन में महत्व। तो उपचयन का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? इसमें हमको दो टॉपिक पढ़े हैं, एक पढ़ने हैं संक्षारण और एक पढ़ना है विकृत गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है? हम देखते हैं कि हमारे घर पे लोहे की वस्तुएं लगी हों, ये सभी वस्तुएं कुछ टाइम के बाद से उसका ऊपरी सतह दुर्बल हो जाता है, भूरा हो जाता है, ऐसे देखते हैं। यही जो घटना है यही संक्षारण कहलाता है। होता क्या है इसमें? जब धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसकी सतह दुर्बल हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है और इसी को संक्षारण कहा जाता है। तो परिभाषा होता है इसका,
जब धातुएं वायु, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती हैं तब उनका ऊपरी सतह दुर्बल हो जाता है। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, कॉपर का काला होना इत्यादि, एल्युमिनियम का हरा होना, ये सभी संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, विकृत गंधिता। जब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो चीज़ें तेल में भुनी हों या जिसमें वसा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, जब वो ज़्यादा लंबे टाइम तक खुले में रख देते हैं तो उससे अलग टाइप की स्मेल आने लगती है जो खाने योग्य नहीं रहता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। तो होता क्या परिभाषा, जब वसा युक्त या तैलीय खाद्य युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो ये इनका गंध बदल जाता है, गंध तथा स्वाद दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो परिभाषा है, जब तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आते हैं तब उनका गंध तथा स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए जब हम लोग चिप्स वगैरह देखते हैं तो चिप्स का पॉलीथीन फूला रहता है। उसमें होता क्या है, इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कोई भी कम सक्रिय गैस जिसकी क्रियाशीलता कम होगी उसको भर देते हैं, जो गैस ऑक्सीजन को उसके अंदर आने से रोकती है और उपचयन को बताती है। बस इसी पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।